हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर जो कि कंप्लीट नहीं हुआ भाई, कल भी मेरे को कुछ काम हो गया था इसलिए वीडियो तो डाली थी बट वो अच्छे से नहीं हो पाई। चलो, हम भूकंप और ज्वालामुखी तक तो हमने अच्छे से कवर कर लिया था। इसके साथ में जो स्थलाकृतियों के बारे में है ना, फिर से देख लेते हैं हम। यानी कि नदी के कार्यों के बारे में हम देख लिया था बट वो अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो इसलिए मैं ये फिर से करवा देती हूँ। मुख्य जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में बात कर देंगे। आपशा और अपर्दन क्या होते हैं? आपशा क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना। जैसे ये एक यानी इसका दो भागों में टूटना, एक चट्टान है, इसका दो भागों में टूटना क्या कहलाता है? आपशा कहलाता है। किसी चट्टान का टूटना क्या कहलाएगा? आपशा। अपर्दन क्या कहलाएगा? जैसे कहीं भी लैंडफॉर्म का पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या हिमनद के द्वारा बहाव के साथ कटाव होना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। ठीक है, इसमें तो यही दिया गया है। इसी के साथ हम एक और भी है कि अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि निक्षेपण के बारे में और करते बात। निक्षेपण क्या होता है? जैसे अपर्दन होता है कहीं एक स्थान से अपर्दित हुई, जैसे नदी अपने साथ ही मिट्टी कंकड़ कुछ बहा कर लेके आती हैं। ऐसे यहाँ से तो अपर्दन कर लिया उन्होंने, और ये ऐसे ऐसे जाके जो समुद्र के किनारे जहाँ पे इनका मुहाना होता है, डेल्टा बनाती है, वहाँ पे ये वितरिका में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टों में विभाजित हो जाती हैं। तो वहाँ पे क्या करती है, ये जो मलबा बहा कर लेके आते हैं ना, उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। इसी डिपोजिशन को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं डिपोजिशन को ही। एक स्थान से उठाया गया मलबा दूसरी स्थान पर जमा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ हम नदी के कार्य और देख लेते हैं। ठीक है, नदी के जल से जो दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, यानी कि नदी के जल से जो हम देख सकते हैं उस भूमि का भी अपर्दन होता है। जैसे कहीं भी, जैसे पर्वतों से, पहाड़ों से ऊपर से यानी कि वाटर गिरता है नीचे, तो वो क्या है, वहाँ पे एक झील का सा निर्माण हो जाता है, छोटी मोटी खड्डा हो जाता है, और उसे क्या बोल देते हैं? वाटरफॉल बोल देते हैं। जैसे ऊपर से जल गिरेगा, जैसे ये दिखा रखा है, कठोर सेल जल की शक्ति द्वारा काटे गए जो मृदु सेल को, यानी कि वो क्या है कि जो मिट्टी की प्लेटें हैं उनको क्या है, काट देते हैं वो जल। इसी के साथ है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल और खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह क्या कल बनाती है? जल प्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल देख लेते भाई, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल है, जो कि वेनेजुएला में है। दक्षिणी अमेरिका के जो वेनेजुएला में क्या है, वो एंजिल वाटरफॉल। इसी के साथ जो अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके सीमा पर भी है एक नियाग्रा जलप्रपात। और जो अफ्रीका के अंदर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की जो सीमा पर है वो कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो क्या है? एंजिल वाटरफॉल है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल है भाई। इसी के साथ हम चलते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी का मैदानों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, यानी कि जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विस्रप कहते हैं। विस्रप, जो ये मोड़ ही नहीं, इनको क्या कहते हैं? विस्रप कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर जो लगातार अपर्दन और जो निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी कि एक साइड से तो यह अपर्दित करती है और एक साइड से क्या करती है? निक्षेपित करती है। यानी कि इस वाले साइड से तो इन्होंने क्या किया? अपर्दित किया, और जो ये इस वाली साइड में क्या कर दिया? इसने डिपोजिशन कर दिया। विस्रप लूप के जो सिरे निकट आ जाते हैं, यानी कि जो ये सिरे हैं ना, ये ऐसे देख, पहले तो ये इतनी इतनी एक सेकंड, पहले तो देखो भाई ये ऐसे 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 भाई, फिर ये ऐसे 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 आ जाती है। तो ये जो सिरे हैं क्या है? निकट आ जाते हैं। ठीक है, समय के साथ विस्रप लूप नदी के से कट जाते हैं। जब ये ज़्यादा ही कटा हो जाता है तो जो कुछ समय साथ ताकि जो ये विस्रप लूप है कट जाते हैं तो क्या देखो ये दिखाएगा, एक मिनट में ये दिखाया गया है ना, ये क्या है? विस्रप लूप के द्वारा जो बनी चाप झील है ये। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप जो निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। जो ये तटवर्ती इलाका दिखा दिया, ये तट है, इससे बाहर जो निकल जाती है जब नदी, तो क्या कहलाती है? बाढ़ का रूप ले लेती है वो। और उसी बाढ़ के अंदर जो जब ऐसी मिट्टी और पदार्थों का जो अवसाद, मतलब जो बाढ़ नदी के तटों को जो निकटवर्ती क्षेत्रों में जो महीन कण और अन्य पदार्थों का डिपोजिशन करती है, जैसे मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो पदार्थ मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह
बजरी के जो कंकड़ बिल्कुल बारीक बारीक दाने से होते हैं, वे उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उनका। ठीक है, वो क्या है, अवसाद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इससे जो समतल धरातल बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है, इससे कि जो बाढ़ग्रस्त मैदान है उसका क्या निर्माण हो जाता है। नदी के उत्थित तत्वों को क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक जो पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। धाराओं में बढ़ने के कारण ये क्या कहलाती है, वितरिका का रूप धारण देते हैं, इनकी वितरिका कहते हैं। जब ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने स्थल अपने जो आप खुद के साथ जो मलबा लेके गई है वो वहाँ पे डिपोजिशन करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे देखो ये मुख्य नदी है, यहाँ से तो ये एक नदी है, फिर आगे जाने के बाद में कितनी नदियों में बट गई, अलग अलग शाखाओं में बट गई। तो ये सब अपने अपनी क्या है, वितरिका कहलाती हैं सभी, और ये सभी क्या है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के कार्यों के बारे में और देखते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन और जो निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, यानी कि जो समुद्री तरंगों के जो अपर्दन से और जो निक्षेपण से क्या होता है, अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उन स्थलाकृतियों के भाई क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन नामों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि लगातार दरार विकसित होती हैं। यानी कि जब सैले से वाटर टकराता है, समुद्र का तरंगें टकराती हैं तो क्या है, वहाँ पर दरार भी होने लगती है। दरार होने के कारण उन्हीं धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है और उन्हीं क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे यहाँ से वाटर टकरा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दरार हो गई, तो ये क्या बन जाएगी, धीरे धीरे समुद्री गुफा बन जाएगी। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है और आरंपार जो है बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। जैसे देखो ये तटीय मेहराब, जैसे आरंपार पानी यानी कि उस साइड से पानी इस साइड से पानी क्रॉस कर जाता है ना, तो वो क्या कहलाती है, तटीय मेहराब कहलाती है। यानी कि इसी के साथ जब छत टूट जाती है और साइड में जो खड़े दीवारें ही रह जाती हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, स्टैक। देखो ये अलग अलग चट्टानें होती हैं, इनका जो नरम चट्टानें होती है वो जल्दी कट जाती हैं, जैसे ये ऐसे कट गया। जैसे जैसे चट्टानें और इसका प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे ऊपर से कटने लग जाएगा, ऊपर तक कट जाएगा। और जो साइड का जो खड़ा रह जाएगा ये खड़ा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टानें थी वो क्या थी, नरम थी। ठीक, इसलिए वो जल्दी कट गई। और जो साइडों के जो खड़े रह जाएंगे पिलर से, वो क्या कहलाएंगे, वो स्टैक कहलाएंगे। ठीक है, स्टैक। जैसे समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैले तत्वों को क्या हम समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, यानी कि जो किनारे पर तरंगे जो अंदर से मलबो लेके बाहर तरंगे आती हैं किनारों पे, तो वहाँ पे क्या करती है, एक अवसाद का जमाव करती है, जिससे कि पुलिन का निर्माण होता है। इसी साथ हम कर लेते हैं जो हिमनद के कार्य। हिमनद के बारे में और बात कर लेते हैं भाई। हिमनद जो बर्फ से बनी नदी, जो ये दिखाई गई पिक्चर में, हिमनद और हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की जो कठोर चट्टानों से गोला सम मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। यानी जो हिमनद है, जो बर्फ़ की नदी है, जो नीचे से चट्टानों को क्या है, गोला सम मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। यानी कि जैसे जैसे ये बर्फ़ के साथ बहती है तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर मिट्टी उठा कर अपने साथ बहाव में लाती है। ठीक है, गोला सम मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता है, यानी कि गोल गोल जो पत्थर होते हैं उनसे क्या है, भूमि के जगह जगह जैसे ही वो रगड़क लगेगी तो वहाँ से मिट्टी उठेगी तो क्या होगा, अपर्दन होगा। हिमनद जो गहरे गर्तों का निर्माण करती है, यानी कि बहुत गहरे गहरे गर्त हो जाते हैं वहाँ पे। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में क्या है, जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए जैसे पदार्थ छोटे बड़े सैल और रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। हिमनद को क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। पवन के कार्य। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? बालू का टीवी क्वेश्चन कर रखा भाई, एनसीईआरटी के बच्चों से किए जाते हैं। रेगिस्तान में जो पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है, यानी कि जो पवन के कार्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रेगिस्तान में। देखो ये ऊँट की पिक्चर्स दिखाई गई है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की जो सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को क्या आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार
संकीर्ण होते हैं और जो शीर्ष है विस्तृत होते हैं, क्योंकि जो नीचे की छाल होती है वो भाई नरम होती है, जो ऊपर की छाल होती है वो कठोर चट्टानें होती है। इस वजह से उसका जो शीर्ष है वो खड़ा रह जाता है और जो नीचे की चट्टानें ज़्यादा कट जाती है, इसलिए वे छत्रक का जैसे ऐसी हो जाती है भाई, ऐसे जैसे यहाँ से तो ये कट जाएगी और ऊपर से जो चट्टान है ये ऐसे की ऐसी रहेगी। तो क्या छत्रक का रूप धारण ले लेती है, छत्रक स्थल कहलाती है वो। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी का निर्माण कर लेती है, यानी किसी तरह एक जगह से उठाई गई मिट्टी दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर दी जाती है, जिससे कि बालू का टिब्बा कहते हैं। रेत गिर के पहाड़ का रूप ले लेती है और बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक, जब बालू कण महीन हल्के होते हैं, जब बालू के जो कण महीन और हल्के होते हैं और विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। जब बालू के कण बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, हवा की तरह उठाए गए और कहीं दूसरी जगह पर डिपोजिशन हो जाते हैं और बड़ी यानी कि बड़े एरिया में, यानी कि ज़्यादा एरिया में डिपोजिशन हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, लोएस का मैदान कहलाते हैं, यानी कि लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि चीन में बहुत ज़्यादा विशाल लोएस निक्षेप, मतलब लोएस के जो मिट्टी के कण हैं वे डिपोजिशन किए हुए पाए जाते हैं। इसी तरह देख लेते हैं ये, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। जो समुद्र के अंदर जो तरंग पाई जाती है उनकी विशेषता नहीं है। किनारा, समुद्री गुफा और सैल, क्या नहीं है भाई, किनारा तो है समुद्र के, समुद्री गुफा भी बनती है, क्या नहीं है, सैल नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन वैसे देखो देखते हैं तो घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है ये। हिमनद का निक्षेपण नहीं, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है, इसमें नहीं है पूछ रखा था, देखो इसमें है पूछ रखा, निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद के निक्षेपण की विशेषता बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, हिमनद का निक्षेपण। निक्षेपण कहाँ होता है, बाढ़कृत मैदान में भी निक्षेपण होता है, हिमोड में भी निक्षेपण होता है और पुलिन। ये एक बार क्वेश्चन पीछे देखते हैं भाई, क्या है हिमनद के कार्यों में देखते हैं। देखो हिमनद के कार्य क्या है, हिमोड, ये निक्षेप क्या कहलाते हैं, हिमोड का निर्माण करते हैं। इसी तरह इसमें क्या निक्षेपण की विशेषता है, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता बाढ़कृत मैदान, नहीं भाई ये तो नॉर्मल वो हो जाएगा, ये पुलिन मतलब ये आ जाएगा, हिमोड आ जाएगा। हिमनद के निक्षेपण की विशेषता क्या कहलाएगी, हिमोड कहलाएगी। जो बर्फ से बनी नदियाँ, पृथ्वी की जो आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक तो अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। जो अंतर्जनित बल होते हैं वे आकस्मिक गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, उसमें से आकस्मिक गतियाँ कौन कौन सी हैं भाई, ज्वालामुखी, वलन और बाढ़कृत मैदान, कौन कौन सी है भाई, इसमें क्या आएगा, ज्वालामुखी आ जाएगा। ये क्या बहिर्जनित बल है भाई, बाहर से यानी पृथ्वी के बाहर होते हैं, जबकि ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, ये क्या है, आकस्मिक गतियों के कारण जो अंतर्जनित बल है, तो ए इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। छत्रक शैल पाई जाती है, छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है भाई, रेगिस्तान में पाई जाती है, तो आपने देखा ही अभी कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है, चाप झील किन से बनती है भाई, हिमनद से, नदी घाटी से या रेगिस्तान से, कहाँ बनती है, नदी घाटी से। चाप झील जब नदियों का जो दिशाएं ऐसे 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 ये कट जाती हैं, इनके जो सिरे हैं वे लूप से अलग हो जाते हैं, तो क्या कहलाती है, वो चाप झील कहलाती है, तो नदी घाटी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन है भाई, इससे आगे क्वेश्चन है नहीं। आज हमारा जो 7 नंबर चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ चलते हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, तब तक के लिए बाय बाय।